हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज लव बब्बर एंड वेलकम टू द चैनल कोड हेल्प। ये हमारे डीएसए सीरीज का लेक्चर नंबर 4 है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर तो पहले ही पढ़ लिए थे, हम बात करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में। मैंने आपको कहा था कि जो चीज़ जब नीड होगी आपको तब पढ़ाई जाएगी, तो बिटवाइज ऑपरेटर आज पढ़ने वाले हैं। 4 लूप पढ़ेंगे। वाइल लूप ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया, 18 से ऊपर पैटर्न खुद इंप्लीमेंट करके देख लिए। अब 4 लूप की बारी है। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अब तक हमने किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, तो इस वीडियो में हम लीड कोड में जाके इजी और मीडियम लेवल के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सीखने को बहुत कुछ है इस वीडियो में, बने रहें और शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर्स के साथ। हम बोल रहे हैं कि बिटवाइज ऑपरेटर। यार बिटवाइज ऑपरेटर बहुत आसान चीज़ है। पहले हम सिंपल 4 चीज़ों के बारे में जान लेते हैं यार। एंड, और, नॉट, जॉर। एंड कैसा दिखता है? ऐसा और ऐसा। नॉट, टिल्डा, जॉर, ये वाला साइन। डन है। अब समझते हैं इन चीज़ों के बारे में कि चीज़ें हैं क्या। मैंने अगर बात करी एंड के बारे में, तो ये क्या होता है कि ये जितने भी ऑपरेटर हैं, पहली चीज़ ये बिट लेवल पर काम करेंगे। ठीक है, नंबर लेवल पर काम नहीं, बिट लेवल पर काम करेंगे। जैसे हमने सीखा था कि यार ये वाला जो ऑपरेटर होता है, इसमें क्या होता है, इसके दोनों तरफ जो भी कंडीशन है वो दोनों 1 होगी, तो ये पूरा 1 रिटर्न कर देगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर बात करते हैं। ये वाला एंड क्या करेगा? ये बिट लेवल पर काम करेगा यार। जैसे a इज इक्वल 2 है और b इज इक्वल टू 3 है, और मैं बोलूँ a एंड b, तो क्या करेगा? 2 क्या होता है? 1 0, 3 क्या होता है? 1 1, बाइनरी फॉर्म में, तो क्या होगा? 1 0 0 और 1 1 1, 1 0 क्या होता है? 2। तो मेरा आउटपुट क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है, अब समझते हैं एक बार इसका टेबल बना के। अगर मान लेते हैं मेरे पास 2 बिट है, एक x है एक y है, और मेरा आउटपुट जो है वो z है। ये मेरा इनपुट है और ये मेरा आउटपुट है। अगर ये 0 0 है, 0 1 है, 1 0 है, 1 1 है, तो एंड के केस में 1 सिर्फ तभी आता है जब दोनों बिट 1 हो। तो ये और ये 1 हो गया, इसमें तो ये 0 है तो 0 आ गया, इसमें ये 0 है 0 आ गया, ये 0, दोनों 0 है 0 आ गया। तो एंड का आउटपुट इस तरीके का रहता है। आउटपुट में 1 आने के लिए दोनों ही बिट्स 1 होनी चाहिए। एक और एग्जांपल देते हैं आपको। जैसे कि मान लेते हैं a इज इक्वल टू 5 है और b इज इक्वल टू 7 है, तो 5 कैसा होता है? 1 0 1। 7 कैसा होता है? 1 1 1। आंसर क्या आ गया? 1 1 1, 1 0 0 और 1 1 1। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? 5। तो इस तरीके से हमारा एंड ऑपरेटर काम करता है। अब बात करते हैं और ऑपरेटर के बारे में। सब कुछ प्रैक्टिस करके देखेंगे, अभी उसकी टेंशन नहीं लेनी। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय क्रायो, द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोजेक्ट ड्रिवन प्लेटफॉर्म। अगर हम टारगेट कर रहे हैं कि यार एक अच्छी जॉब हमें चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और डीएसए पर काम तो हम इस सीरीज में कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अगर हमें डेवलपमेंट में तगड़ा होना है तो क्रायो इज द प्लेस फॉर यू। क्रायो में आपको डिफरेंट प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, जैसे कि फुल स्टैक प्रोग्राम, बैक एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, और प्रोग्राम का ग्रेड इस लेवल का है कि आप जो प्रोजेक्ट डेवलप करने वाले हैं उनके अंदर वो इंटर्नशिप लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर चीजें प्रैक्टिकली आप करने वाले हो। हर प्रोग्राम के एंड में आपके इतने प्रोजेक्ट होंगे कि आपका रिज्यूमे बहुत तगड़ा हो जाएगा। इतना ही नहीं, यहाँ पर एक फेलोशिप प्रोग्राम भी है जिसमें आपको प्लेसमेंट की गारंटी दी जाती है कि एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आपकी प्लेसमेंट करवा दी जाएगी। जितने प्रोग्राम है सारे 1 वीक फ्री ट्रायल के साथ आते हैं और अश्योर्ड स्कॉलरशिप भी मिलेंगी। तो एक लिंक आपको यहाँ पर शो रहा होगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां पर जाकर आप मैक्सिमम डिस्काउंट जो अवेलेबल है वो अवेल कर सकते हैं। एक कूपन कोड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसको यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट फिर से ले सकते हैं, और ये हर प्रोग्राम पे अप्लाई करता है। धन्यवाद। और ऑपरेटर जो कि बेसिकली पाइप का सिंबल होता है। ठीक है, पाइप का आप अपने कीबोर्ड पे देखेंगे, राइट साइड में एंटर के ऊपर दिख जाएगा आपको। मैक में तो एंटर के ऊपर ही होता है। डन है। अब हमने क्या बोला, इसमें क्या होगा? मान लेते हैं हमारे पास x है और y है और z है। तो और के केस में कोई भी एक 1 हो जाए तो बन जाएगी बात। 0 0 0 1 1 0 1 1। यहाँ पे कोई भी 1 नहीं है, 0 आ गया। यहाँ पे ये 1 है, 1 आ गया। ये 1 है, ये, यहाँ पे दोनों 1 है, ये आ गया। तो और में कोई भी एक 1 हो, कोई भी एक बिट 1 हो तो चल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 4। तो 2 कैसा होता है? 1 0, और 4 कैसा होता है? 1 0 0। तो आंसर क्या आ गया? 0 1 1। ये क्या होता है? 6। डन है, और समझ आ चुका हमको अब तक। एक और एग्जाम्पल लेना है, एक और ले लेते हैं। a इज इक्वल्स टू 3 एंड b इज इक्वल्स टू 6। 3 कैसा होता है? 1 1। 6 कैसा होता है? 1 0 0 1 1 1। आंसर आ गया 7। समझ गए? भैया नॉट समझा दो यार, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, समझ ही नहीं आ रहा बिल्कुल। ठीक है, ये समझा देते हैं। इसमें आप टिल्डा साइन का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका टेबल बनाएं। 0 का 1 कर देगा, 1 का 0 कर देगा, सिंपल। बिट को बस इन्वर्ट कर देगा ये, और कुछ नहीं करना होता। ठीक है, एक चीज़ करें, a इज इक्वल टू हम 2 कर लेते हैं। ठीक है, 2 कैसा होता है? 1 0।
बट हमें तो पता है कि यार इंटीजर जो होता है वो 4 बाइट का होता है, यानी कि 32 बिट का होता है। तो यानी स्टार्टिंग में बहुत सारे जीरोज लगे होंगे। डन है। हमने इसका कर दिया नॉट, हमने बोल दिया नॉट ऑफ ए। नॉट ऑफ ए क्या करेगा, सारी बिट को इन्वर्ट कर देगा। अब ये बहुत सारे 1 हो गए और एंड में इसका क्या बन गया, 1 0 की जगह 0 1 बन गया। ये हो गया मेरा नॉट ऑफ ए। अब अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं, बोलूं कि यार इसको प्रिंट करियो, तब क्या आएगा, हमें क्या दिख रहा है, सबसे पहली बिट जो है वो 1 है, यानी कि नेगेटिव नंबर है कोई, तो यानी कि कोई नेगेटिव नंबर प्रिंट होने वाला है। फिर हमें क्या करना होता है इसको प्रिंट कराने के लिए, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेना होता है। 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए पहले 1's कॉम्प्लीमेंट लेंगे, जो कि आ जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 और लास्ट में ये हो गया 1 0। उसके बाद 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। 2's में क्या होता है, 1's कॉम्प्लीमेंट में एक ऐड कर देते हैं, तो ये आ गया 1, ये आ गया 1, बाकी सब 0 0 0 0 और 1 1 क्या होता है 3। तो हमारा आंसर क्या आ गया, -3। इसका मतलब a इज इक्वल टू 2 है। अगर मैं नॉट ऑफ a करूँ तो -3 आना चाहिए। समझ में आया भैया, थोड़ा था पर है मज़ेदार चीज़, सिंपल चीज़ है। नेगेटिव नंबर को हमेशा प्रिंट कराने के लिए उसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी पुराने लेक्चर्स के अंदर, ठीक है, कुछ नई चीज़ नहीं है हमारे लिए ये। 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, पहले 1's कॉम्प्लीमेंट निकालो और उसमें 1 प्लस कर दो, हो गया। लास्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, जो XOR। इसका चार्ट बनाएं। हमने बोला x y z 0 0 0 1 1 0 1 1। XOR बोलता है कि यार दोनों 1 मत करना, ठीक है, दोनों 1 में मैं आउटपुट नहीं दे पाऊंगा, कोई एक 1 होगा तो चलेगा। इसमें एक 1 था, इसने 1 दे दिया, इसमें भी एक 1 था, दूसरा 0 था, 1 दे, इसमें 2 1 आ गया, इसने 0 बोल दिया, इसने 2 0 है तो 0 ही आ गया। तो ये इसका आउटपुट होता है। क्या दोनों में से कोई एक 1 होना चाहिए, दोनों 1 मत देना बस। 0 तो खैर 0 ही रहेंगे, दोनों में से कोई एक 1 दोगे इनपुट में तो भाई मैं तुम्हें आउटपुट में 1 दे दूंगा। तो ये मेरा XOR ऑपरेटर है। अच्छा भैया एग्जाम्पल के लिए समझाओ एक बार, a = 2 b = 4, ऐसा करो a और b का XOR कर दो। 2 क्या होता है 1 0, 4 क्या होता है 1 0 0। मेरा आंसर क्या आ गया 0 1 1, है ना भैया। a = 5 b = 7, 5 क्या होता है 1 0 1, 7 क्या होता है 1 1 1। आंसर क्या आ गया 0 1 0, यानी कि 2, और यहाँ पे क्या था 6। ठीक है, समझ में आ गई ये चीज़। तो हमें XOR भी समझ में आ गया भैया। एक बार ना इम्प्लीमेंट करो तब मज़ा आएगा, अभी हवा में लग रहा है सब कुछ। ठीक है, तो हमें 4 चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है, एंड और नॉट XOR। चलो, हमने आपको पहले से बोला कि int a = 4 और मैंने बोला int b = 6। चलो इन दो नंबर पे हम गेम खेलेंगे आगे। पहले हमने बोला सी आउट a एंड b, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा अच्छे से बना के लिखता हूँ, a एंड b। डन है। ऐसे में बाकी सारे भी कर दूंगा। यहाँ मैंने बोला a और b, a, यहाँ पर मैंने लिख दिया नॉट ऑफ a, यहाँ मैंने लिख दिया a XOR, यहाँ भी लगाया और, डन है। तो अब हम इसको रन करने वाले हैं, ब्रैकेट्स हमने लगा दिए, रन कर दिया। तो a एंड b 4 आ रहा है, देखते हैं कैसे आया। हमने बोला a = 4 है और b = 6 है। 4 क्या होता है 1 0 0, 6 क्या होता है 1 1 0। एंड करूँगा तो 0 0 0 होता है, 0 1 भी 0 होता है और 1 1 1 होता है, जो कि 4 आ गया। तो एंड तो मेरा बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। और करते हैं 1 0 0 1 1 0, 0 0 का 0, 0 1 का 1, 1 1 का 1, जो कि 6 है। और यहाँ पे मेरा आंसर में 6 आ रहा है, बहुत सही, ये भी सही चल रहा है, ठीक है। तो a की वैल्यू हमने दी हुई है 4, हमें निकाला नॉट ऑफ a। 4 मतलब होता है 1 0 0। अब 1 0 0 ऐसा तो होगा नहीं, असलियत तो इसमें बहुत सारे 0 स्टार्टिंग में लगे होंगे और फिर 1 0 0 लिखा होगा। नॉट ऑफ a क्या करेगा, 0 को 1 बना देगा और इसको 1 को 0 बनाएगा और फिर ये 1 1 हो गया। तो ये कुछ ऐसा बन गया। अब जब मैं इसको प्रिंट कराने जाऊँगा तो मुझे क्या दिखा, पहली बिट जो है वो 1 है, यानी नेगेटिव नंबर है। हम पढ़ चुके हैं इस बारे में ऑलरेडी पहले। तो हम इसका अब 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। अब 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए पहले हमें 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। 1's कैसे निकालते हैं, 0 उसका 1 कर दो, 1 का 0 कर दो, तो 0 0 0 0 0 0 और एंड में 1 0 0, ठीक है। अब 2's निकालते हैं, जिसमें बस 1 ऐड कर दो, तो आपका आंसर क्या आ गया 0 0 0 0 0 0 और 1 0 1। 1 0 1 क्या होता है 5 होता है।
तो आपका आंसर क्या आ गया, -5। यहाँ से नेगेटिव और यहाँ से 5, आंसर आपका -5 दिख रहा है आपको, बिल्कुल सही चल रहा है। हमने बोला था a = 4 यानी कि 100, b = 6 यानी कि 110। हमने बोला a और b कर दो, उसके लिए जहाँ भी सिंगल 1 होगा 1 आ जाएगा, बाकी हर जगह 0 आएगा। 0 0 का 0 आ गया, 0 1 का 1 आ गया और 1 1 का 0 आ गया। ये क्या होता है, 2 होता है। क्या हमारा आंसर 2 है? जी हाँ, हमारा आंसर बिल्कुल 2 है, सही चल रहा है। आगे चल सकते हैं हम। अब हम आपसे बात करेंगे लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में और राइट शिफ्ट के बारे में। डन है। सबसे पहले लेफ्ट शिफ्ट समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई नंबर है 5, तो ये क्या करता है, इस टाइप से हम इसको लिखते हैं। इसका क्या मतलब है कि यार 5 को ना एक बार लेफ्ट शिफ्ट कर दो, 5 को एक बार लेफ्ट शिफ्ट कर दो। 5 क्या होता है, बहुत सारे जीरोज और फिर 101, इसको लेफ्ट शिफ्ट कर दो, मतलब कि हर एक बिट को आगे बढ़ा दो। तो क्या हुआ, 0 0 0 0 0 0 और ये 1 0 1 0, ये क्या बन गया, 10। समझ आई ये चीज़। अगर हम बोलते हैं 3 को ना 2 बार लेफ्ट शिफ्ट कर दो, तो इस तरीके से लिखते, 3 को 2 बार लेफ्ट शिफ्ट कर दो, तो कैसे होता, 3 कैसे लिखते हैं, 0 0 0 1 1। इसको हमने 2 बार आगे बढ़ाना है, यानी हर बिट को 2 आगे लेके जाना है। हमने लिखा 0 0 0 1 1 0 0। समझ में आ गई ये चीज़ हमको। तो इसका मतलब क्या हुआ, 12। समझ आ गई। तो हमें क्या दिख रहा है, एक तरीके से क्या दिख रहा है कि जब भी हम लेफ्ट शिफ्ट मारते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या ये हर बार होगा, नहीं। क्या हम बोल सकते हैं कि मेजॉरिटी केसेस में ऐसा होता है, पर हर केस में ऐसा नहीं होता। क्यों, समझाते हैं। छोटे नंबर केस में हाँ, हर बार आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, पर क्या बड़े नंबर केस में चलेगा। अब मान लेते हैं कोई ऐसा बड़ा नंबर है, यहाँ पर एक सेट बिट है, 1 को हम सेट बिट बोलते हैं यार, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके का मान लो कोई नंबर है, आपने बोला लेफ्ट शिफ्ट कर दो 1 से, पॉजिटिव नंबर था ये। जब इसको लेफ्ट शिफ्ट कर दोगे 1 से, तो ये 1 वाली बिट जो है यहाँ पे आ जाएगी, हो जाएगा 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0, इस तरीके से। अब ये नंबर क्या दर्शा रहा है, पहले बिट 1 है जो कि एक नेगेटिव नंबर दर्शा रही है। हो, तो गलत हो गया। तो जब कोई बड़ा नंबर अब लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो वो नेगेटिव नंबर बन जाएगा। यहाँ पर हमने बहुत तगड़ी गलती कर दी है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट शिफ्ट हम मेजर छोटे छोटे नंबर को करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट कुछ केसेस के अंदर वो एक नेगेटिव नंबर क्रिएट कर देता है। ये आपका लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है। इस चीज़ को हम समझ चुके हैं। अब आते हैं राइट शिफ्ट के बारे में। सिंपल है, मैंने बोला 15 राइट शिफ्ट 1, 15 को एक बार राइट शिफ्ट कर दे, ठीक है। मैंने बोला 5 राइट शिफ्ट 2, 5 कैसा होता है, 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1। इसको मैंने बोला 2 आगे ले जा भाई, इसको 2 आगे ले जा, इसको 2 आगे ले जा, तो सबसे आगे आपकी ये वाली बिट आ जाएगी। तो आंसर क्या हो गया, 0 0 0 0 0 1। ये मेरा आंसर हो गया, जो कि क्या दर्शा रहा है, 1 दर्शा रहा है। मुझे क्या दिख रहा है कि पहले 5 को एक बार डिवाइड किया 2 से, 2 आ गया, फिर 2 को 2 से डिवाइड किया। इसका मतलब अगर मैं किसी भी नंबर को एक बार करूँगा तो यानी वो उससे डिवाइड हो गया, अगर किसी भी नंबर को 2 बार करूँगा यानी वो उससे 2 बार डिवाइड हो गया। हमें ये बात समझ में आ गई। तो लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट का हमें एक एग्जैक्ट तो नहीं, एक मेजर लॉजिक समझ आ चुका है, ठीक है। एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है, लेफ्ट शिफ्ट हम कर रहे हैं या राइट शिफ्ट हम कर रहे हैं कोई भी पॉजिटिव नंबर को, तो पैडिंग हमेशा 0 से होती है। पैडिंग विद 0 क्या मतलब है, पैडिंग विद 0, जैसे मैं यहाँ पर जब इसको आगे लेके जा रहा हूँ तो जो 2 नए नंबर यहाँ पर आएंगे वो 0 होंगे, ठीक है। सेम ऐसे ही जब मैं लेफ़्ट शिफ्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक बार लेफ़्ट शिफ्ट किया था ना, तो जो एक नया नंबर यहाँ पर ऐड होगा वो एक 0 होगा। तो पैडिंग हमेशा 0 से होती है पॉजिटिव नंबर्स के अंदर, लेफ्ट एंड राइट शिफ्ट के केस में। बट जब मैं नेगेटिव नंबर की बात करता हूँ तो गेम थोड़ी अलग है। नेगेटिव नंबर में पैडिंग जो होती है वो कंपाइलर डिपेंडेंट होती है। मुझे नहीं पता भाई क्या करेगा, मेरा कंपाइलर है, 0 भी कर सकता है 1 भी कर सकता है, उसकी मर्जी है भाई, क्या करेगा करके देख सकते हैं, पर पता नहीं भाई क्या करेगा, डिपेंडेंट है उसके ऊपर। हमें लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट का मतलब समझ में आ गया। अगर मान लो मुझे 2 एग्जांपल ट्राई करने हैं अभी, मैं बोलूँगा यार 17 राइट शिफ्ट कर दो एक बार, कायदे से आंसर इसका क्या आना चाहिए, 8।
मैंने बोला कि 17 राइट शिफ्ट कर दो 2 बार, कायदे से आंसर आना चाहिए 4, ठीक है। अब मैंने बोला 19 लेफ्ट शिफ्ट कर दो 1 बार, कायदे से आंसर आना चाहिए कितना, 38। 21 लेफ्ट शिफ्ट कर दो 2 बार, क्या आंसर आना चाहिए इसका, 84, ठीक है। तो ये 4 एक बार ट्राई करके देखते हैं कि सही चल रहा है या नहीं। मैंने बोला सी आउट करो 17 राइट शिफ्ट 1 हैंडल, मैंने बोला सी आउट करो 17 राइट शिफ्ट 2, मैंने बोला 19 को 1 बार, मैंने बोला 19 को 2 बार। अब इसको प्रिंट करा दो, 8 आया, 4 आया, 38 आया, 76 आया। ओके यहाँ पर इसका मतलब हमने मैथ गलत लगा दी है तो 84 नहीं आना है। 84 क्यों नहीं आना है इसी को समझते हैं। 21 को 2 से मल्टीप्लाई किया 42, ठीक है, फिर 42 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 84 तो आना चाहिए यार, क्या कर रहा है, क्या कर दिया हमने 19 लिख दिया वहाँ पे यार, मैथ सही थी हमारी ठीक है। तो यहाँ पे 21 लिखना था यार, हमने 21 नहीं लिखा, 21 लिखते हैं, 84 आ गया, हमारी मैथ सही थी। तो इन शॉर्ट सब कुछ सही चल रहा है, हमने लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट भी समझ लिया है, और हमें वो स्पेशल केस भी पता लग गया कि बड़े नंबर के केस में अगर मैं लेफ्ट शिफ्ट मार दूँ तो नेगेटिव नंबर बना देगा। डन है, तो ये चीज़ हमें समझ में आ चुकी है। अब आपके लिए कुछ चीज़ें आसान कर रहे हैं यार, जैसे हमने वाइल लूप जब पढ़ा तो वहाँ पे एक चीज़ थी जो बार बार रिपीट कर रही थी, वो क्या थी कि हमने यहाँ पे कंडीशन लिखी आई लेस देन एन, हम बार बार यहाँ आई इक्वल टू आई प्लस 1 लिख रहे थे, बार बार इस चीज़ को यूज़ कर। कोई तरीका है इसको छोटा करने का, मतलब बार बार कौन लिखेगा भैया। तो इसको छोटा करना बहुत आसान है यार, आपको 2 ऑपरेटर मैं बताने वाला हूँ, एक इंक्रीमेंट एक डिक्रीमेंट ऑपरेटर। डन है, और उससे आपको चीज़ें बहुत आसान लगने लग जाएगी। मैं इस आई इक्वल टू आई प्लस 1 को आई प्लस प्लस भी लिख सकता हूँ, मैंने लिखा आई प्लस प्लस और प्लस 1 हो गया, मैं इसको प्लस प्लस आई भी लिख सकता हूँ, ठीक है। एक और तरीका है जहां मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आई प्लस इज इक्वल टू 1, इस वाले को मैं बोलता हूँ पोस्ट इंक्रीमेंट, इस वाले को मैं बोलता हूँ प्री इंक्रीमेंट। सेम चीज आपकी डिक्रीमेंट के साथ है, अगर मान लो आई इक्वल टू आई माइनस 1 लिखा है तो मैं इसको आई माइनस माइनस लिख सकता हूँ, या मैं इसको माइनस माइनस आई लिख सकता हूँ, इसको मैं बोलूँगा पोस्ट डिक्रीमेंट, इसको मैं बोलूँगा प्री डिक्रीमेंट, ठीक है। सेम इसको मैं आई माइनस इज इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ, मान लो कि कोई नंबर है सम इज इक्वल टू सम प्लस बी लिखा हमने, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ सम प्लस इज इक्वल टू बी। समझ आ रही है थोड़ी बहुत चीज़ें, ये आपकी यूटिलिटी के लिए। इनको एक बार डेप्थ में समझते हैं क्या चीज़ है भैया। पोस्ट इंक्रीमेंट का क्या मतलब है, पोस्ट इंक्रीमेंट होता है आई प्लस प्लस। इसका मतलब है कि अगर तू यूज़ कर रहा है ना आई की वैल्यू तो तू यूज़ कर ले, पर तेरे यूज़ करने के बाद मैं इसको बढ़ा दूंगा। अच्छा, क्या मतलब है इस बात का, देखो अगर मैं लिखूं कि इंट आई इज इक्वल टू 4, आई की वैल्यू 4 है, अगर मैं लिखूं इंट ए इज इक्वल टू आई प्लस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, मैं आपसे पूछूंगा कि ए की वैल्यू बता दो क्या है और आई की वैल्यू बता दो क्या है। मैंने आप क्या बोला कि तू अगर मुझे यूज़ कर रहा है तो यूज़ कर ले, मैं उसके बाद इंक्रीमेंट कर दूंगा। इसका मतलब ए के अंदर आई की पुरानी वैल्यू स्टोर होगी, यानी ए के अंदर 4 स्टोर है, और आई इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद बढ़ चुका होगा, तो आई अब 5 हो चुका। समझ आया? एक और बात समझने का ट्राई करते हैं। हमने बोला इंट आई इज इक्वल टू 3, हमने बोला सम इज इक्वल टू ए प्लस आई प्लस प्लस, और यहाँ पे ए की वैल्यू 2 है, ठीक है। हमें पता है कि यार यूज अगर पोस्ट इंक्रीमेंट होगा तो यूज तो पुरानी वाली वैल्यू होने वाली है, तो यानी सम के अंदर क्या आएगा यार, ए की वैल्यू तो 2 है और आई की पुरानी वैल्यू क्या है 3, तो सम के अंदर आ गया 5। अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुकी है, तो अब आई की वैल्यू नई वैल्यू क्या हो गई, 3 था पहले, प्लस प्लस हो गया 4। समझ आ गया भैया? पहले यूज कर लो पुरानी वैल्यू, और जब वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए तो आई की वैल्यू बढ़ा दो, ठीक है। इस पे आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस बहुत आते हैं, जब आप प्लेसमेंट के राउंड में बैठोगे तो आपको दिखेंगे प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट वाले। अब हम बात करते हैं प्री इंक्रीमेंट की। नाम से ही पता लग रहा है कि पहले इंक्रीमेंट करो मेरा,
कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो काम नहीं करते, वो बोलते हैं पहले मेरा इंक्रीमेंट करो उसके बाद काम करूँगा। तो ये वही वाली चीज़ है। यहाँ पे क्या है, इंट आई इज इक्वल टू लेट्स से 11, हमने बोला इंट ए इज इक्वल टू प्लस प्लस आई। इसका क्या मतलब है कि पहले मेरे को इंक्रीमेंट करो उसके बाद बात की बातें देखी जाएंगी। तो क्या होगा, जब भी ये स्टेटमेंट आएगी तो पहले आई बढ़ेगा। सबसे पहले आई हो गया 12 और उसके बाद वो 12 होकर ए में स्टोर हो गया, तो ए भी हो गया 12। सेम एग्जाम्पल अगर हम पुराने वाला देखें, सम वाला, जहाँ पे ए की वैल्यू 2 है और आई की वैल्यू 3 है, सम इज इक्वल टू ए प्लस 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 आई है। तो इस केस में क्या होगा, ए तो 2 है, आई की वैल्यू पहले बढ़ानी पड़ेगी, 4 6 हो गई और आई की वैल्यू 4 है। डन है, समझ आ गया? बहुत बढ़िया। ये आपका प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट था। सेम केस डिक्रीमेंट वाले केस में होगा। आई माइनस माइनस का क्या मतलब है कि पहले मुझे यूज़ कर लो, जैसे मेरी वैल्यू अगर 3 है तो जब मुझे यूज़ करोगे 3 हो जाएगा, बट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद जैसे मैंने बोला आई की वैल्यू 3 है और इंट ए इज इक्वल टू आई माइनस माइनस। इसका मतलब क्या है, पहले मुझे यूज़ कर लो तो ए के अंदर 3 आ गया और उसके बाद आई की वैल्यू डिक्रीमेंट कर दो, आई इज इक्वल टू 2 आ गया। समझ गया भैया, बहुत आसान था। माइनस माइनस आई वाले में क्या होगा भैया, जैसे कि मैंने बोला इंट ए इज इक्वल टू माइनस माइनस आई, तो ये बोला भाई पहले डिक्रीमेंट करो, पहले मुझे कम करो बाद में बात होगी। तो सबसे पहले कम करा भाई, आई की वैल्यू मान लो 3 थी तो सबसे पहले 2 करा, और जब ये 2 हो गया उसके बाद ए के अंदर स्टोर कर दिया। आ गया, समझ आ गया, बहुत आसान था। डन है। तो अब जब हम लूप्स यूज़ करेंगे वहाँ पे मैं ऐसा कुछ लिखना हो आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, तो हम चुपचाप जाके आई प्लस प्लस कर देंगे, हमें पता है यार, हमें सब आता है। है ना? तो ये चीज़ हम सीख चुके हैं यार, हमें प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वगैरह सब कुछ हम चैम्प हो चुके हैं। आप सही है। इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करने का ट्राई करते हैं, चलो आपके लिए एक बार। चलो, इंट आई इज इक्वल टू 7, मैंने बोला सी आउट प्लस प्लस आई, सी आउट आई प्लस प्लस, सी आउट आई माइनस माइनस, सी आउट माइनस माइनस आई। डन है। सबसे पहले आई की वैल्यू 7 दिख रही है, हमने बोला प्री इंक्रीमेंट, यानी कि क्या प्रिंट होगा हमारे हिसाब से, यहाँ क्या प्रिंट होगा, प्लस प्लस आई में हमें पता है प्री में पहले इंक्रीमेंट करना पड़ता है, बाद में यूज़ होगा, तो यानी यहाँ पे 8 प्रिंट होगा। ठीक है, अब आई की वैल्यू 8 हो चुकी है। ये क्या कह रहा है कि पहले यूज़ कर लो बाद में बढ़ा लेना, तो जब यूज़ करेगा तो प्रिंट होगा 8 और आई की वैल्यू 9 हो चुकी होगी बाद में एग्जीक्यूट होने के बाद। अब यहाँ पे आए, यहाँ पे आई की वैल्यू 9 स्टार्टिंग में, इसने मतलब पहले यूज़ कर लो बाद में डिक्रीमेंट कर देना, तो यूज़ जब करा तो 9 वैल्यू थी और डिक्रीमेंट करके आई की वैल्यू 8 हो गई। डन है। अब यहाँ पे आए, आई की वैल्यू 8 थी, इसने क्या बोला कि यार पहले मुझे कम करो उसके बाद बात होगी, तो इसने जब कम कर दिया तो प्रिंट हो गया 7 और आई की वैल्यू भी 7 ही है। ठीक है, तो आपका आंसर आंसर 8 8 9 7। ट्राई करते हैं, हिट करते हैं एक बार। डन है, 8 8 9 7 सही चल रहा है। आप भी प्ले करो, थोड़ा मजाक करो इस वाले प्री और पोस्ट के साथ, क्योंकि बहुत प्यारी चीज़ है ये। एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं इसके, और हो सकता है आपसे कोई इंटरव्यू पूछ ले। बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत आसान चीज़ है, बट कभी कभी पूछ ली जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैं आपको 5 क्वेश्चंस देता हूँ एमसीक्यूज, जिसमें आपको आउटपुट बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर। हम चेक करेंगे कि किसने सही बताया, सही बताने वाले टॉप 3 बच्चों को उनको गिफ्ट दे दिए जाएंगे। डन है, आगे बढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन, चलो। तो अब तक आपने 5 क्वेश्चंस देख लिए होंगे। डन है, अब आते हैं अगले टॉपिक पर, जो कि है फॉर लूप। हमने वाइल लूप पढ़ लिया ना, वाइल लूप का क्या हम समझ आ चुका है, कोई भी चीज़ बार बार करनी तो हमने लूप लगाए थे, लूपिंग करी थी, फ्लो चार्ट में देखा था। तो फॉर लूप अलग क्या करता है, काम ये वही करने वाला है जो हमने अब तक सीखा था, बट लिखते कैसे हैं वो समझते हैं एक बार। ठीक है, तो हम फॉर लूप लिखने वाले हैं एक एग्जाम्पल की सहायता से। एग्जाम्पल हमें क्या लिखना है, हम कोड करना चाहते हैं, काउंटिंग प्रिंट करना चाहते हैं 1 से n तक। सबसे पहले n लेना पड़ेगा इनपुट में, इंट n सी इन n, इनपुट ले लिया यार, है ना। थोड़ा अच्छे तरीके से लेते हैं। हमने बोला
सी आउट, एंटर दी वैल्यू ऑफ एन। अच्छा लग रहा है, हमसे पूछा जाएगा उसके बाद हम एंटर करेंगे। अब क्या हुआ, अब मुझे प्रिंट करना है। मैंने लिखा प्रिंटिंग काउंट फ्रॉम 1 to n। डन है। अब मुझे प्रिंट करना है। तो फोर लूप कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं फोर, यहां पे हम लिखते हैं सबसे पहले आपका आइटरेटिंग वेरिएबल i इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लिखते हैं कंडीशन i लेस देन n, और यहाँ पे हम उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर रहे होते हैं, अपडेट कर रहे होते हैं अपने वेरिएबल को। ठीक है, जो भी कंडीशन में यूज़ हुआ है i प्लस प्लस। बताते हैं अभी आपको सब कुछ क्या है। यहाँ हमने प्रिंट कर दिया i की वैल्यू। दोबारा ऊपर जाते हैं, इसको 1 से स्टार्ट कर देते हैं, 1 से प्रिंट करना चाहते हैं क्योंकि हम, और यहाँ लेस देन इक्वल टू कर देते हैं। ऐसा करो, ठीक है। तो ये मैंने कोड लिख दिया आपकी काउंटिंग प्रिंट कराने के लिए। मैंने बोला 5, इसने बोला 1 2 3 4 5, सही चल रहा है। अब समझते हैं हुआ क्या, लिखते हैं एक बार। फोर लूप होता है, 3 चीज़ें यहाँ पे, 1 2 3। यहाँ पर आपका इनिशियलाइजेशन होता है, इनिशियलाइजेशन आपने जो भी वेरिएबल वगैरह बनाया उसका इनिशियलाइजेशन जो है वो यहाँ पर होगा। सेकंड थिंग आपकी कंडीशन होती है, यहाँ मल्टीपल कंडीशंस भी हो सकती है, सिंगल कंडीशन भी हो सकती है। ठीक है, जैसे हमने देखा कि यहाँ पे i लेस देन इक्वल टू n लिखा है, यहाँ पे इंट i इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। थर्ड आपका अपडेशन के लिए होता है, मैं यहाँ पे आता इंक्रीमेंट कर रहा हूँ या डिक्रीमेंट कर रहा हूँ या मैं डिवाइड कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आपके बेसिकली वेरिएबल को मैं यहाँ पर अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, अब सवाल ये है कि भैया इसमें क्या क्या मैंडेटरी है, क्या रखूँ और क्या ना रखूँ। क्या इनिशियलाइजेशन मैंडेटरी है यहाँ पे? मैंने बोला नहीं, हटा सकते हो, सिर्फ सेमीकोलन रख देना। भैया क्या कंडीशंस लिखनी मैंडेटरी है? मैंने बोला नहीं, हटा सकते हो, सिर्फ सेमीकोलन लिख देना। क्या आपने पूछा अपडेशन नेसेसरी है? मैंने बोला बिल्कुल भी नहीं, हटा सकते हो। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, 4 सेमीकोलन सेमीकोलन? पर ये तो गंदा सा लग रहा है, चलेगा ये? चलेगा, देखें। चलो सबसे पहले इनिशियलाइज जो चीज़ हमने करी है यहाँ पे, इसको हटा देते हैं, ऊपर डाल देते हैं इसको। चलो चला के देखें, आ गया। फिर क्या हुआ, मैंने एक कंडीशन लिखी हुई है, क्या मैं इसको हटा दूँ? इसको बाद में हटाएंगे, चलो एंड में हटाएंगे। मैंने i प्लस प्लस लिखा है, इसको हटा दूँ? नीचे डाल देता हूँ। अब चला के देखता हूँ, अभी भी सही चल रहा है। अब एक कंडीशन लिखी है, मैं इसको हटा देता हूँ और इस कंडीशन ना अंदर लगा देता हूँ इनके ऊपर कि यार जब ना ये ऐसा हो कि जब ये कंडीशन फुलफिल हो रही हो, आप तब प्रिंट कर देना। डन है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। हमने इस तरीके का फॉर लूप लिख दिया, 2 सेमीकोलन और कुछ भी नहीं है। रन करके देखें, हमने रन किया, बोला 5, अभी सही चल रहा है, 1 2 3 4 5। ये क्या हुआ एकदम से, क्या हुआ मतलब खतरनाक सा? अच्छा समझने की कोशिश करते हैं इसको। इस फोर को ये नहीं पता कि कब रुकना है। जैसे हमने पहले लिखा था तो इसको यहाँ पर पता था कि यार यहाँ जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब रुकना है, पर अब तो ऐसी कंडीशन नहीं लिखी यहाँ पे। ठीक है, तो ये चलता जाएगा चलता जाएगा। क्या मैं इसको किसी तरीके से रोक सकता हूँ ऐसे लिख कर? एक चीज़ आपके पास होती है ब्रेक। समझाते हैं आपको। अगर मैं बोलूँ कि अगर ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो प्रिंट कर दो, नहीं तो यानी एल्स ब्रेक कर दो। ब्रेक का क्या मतलब है? ब्रेक कीवर्ड जो है क्या करता है, ये करंट लूप से आपको बाहर ले आएगा। आप करंट लिख के उनसे लूप में, इस फॉर लूप में, तो इससे आपको बाहर ले आएगा, आपको इस लाइन नंबर 22 पे ले आएगा। चला के देखें, चलो क्लियर करते हैं इसको। पहले हमने बोला रन करो, हमने बोला 5 के लिए कर दो, डन, चल गया। और बार बार वो प्रिंट भी नहीं हो रहे, अजीब से नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, 1 के लिए चला सही है, 2 के लिए चला सही है, 3 के लिए चला सही है, 4 के लिए चला सही है, 5 के लिए चला सही है, 6 के लिए जब ये आया तो ये फॉल्स हो गई। अब जब इस कंडीशन फॉल्स हो गई तो किस में जाएगी? एल्स में जाएगी। एल्स में आ गया ब्रेक, तो ब्रेक से सीधा कहाँ लैंड कर गया? लूप के बाहर। ये आपकी ब्रेक स्टेटमेंट का कमाल है। ठीक है,
तो हमें ये चीज़ थोड़ी समझ में आ गई कि ठीक है भैया फोर लूप इस तरीके से लिखते हैं। और क्या क्या कर सकते हैं वो देखते हैं कि और क्या क्या किया जा सकता है फोर लूप के साथ। भैया क्या मैं 2 वेरिएबल डाल सकता हूँ, मतलब इंट ए लिख दिया मैंने, इंट ए इज इक्वल टू 0, और मैंने लिख दिया बी इज इक्वल टू 1, और मैंने सेमीकोलन डाल दिया। बिल्कुल डाल सकते हो। मैं 2 कंडीशन डाल सकता हूँ। मैं लिख दिया कि यार ए लेस देन इक्वल टू 0 एंड बी लेस देन इक्वल टू 1, 2 कंडीशन डाल दी। बिल्कुल डाल सकते हो। मैं 2 अपडेशन कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो। ए माइनस माइनस कॉमा बी माइनस माइनस, लो हो गया। अब मैंने बोला कि यार सी आउट ए बी प्रिंट करूं। चलो इसको हटा देता हूं पहले। हमने रन कर दिया। ओए होए 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 होए, क्या कर रहा है ये? इसने इतनी सारी नेगेटिव वैल्यू क्यों प्रिंट कर दी? समझते हैं इस चीज़ को एक बार। ए जो था वो 0 था, ए लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। बी लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, जो कि हमेशा नेगेटिव करके और नेगेटिव जाता रहेगा। तो हमने कंडीशन ही गलत लिखी हुई है। अगर हम इसको कर दें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इसको कर दें ग्रेटर देन इक्वल टू 1, अब चला के देखें, हमारी कंडीशन गलत होने की वजह से वो नीचे जाता जा रहा है और एक इन्फाइनाइट लूप में फंस गया है। अब देखते हैं क्या होता है। हमने रन किया, 0 और 1 प्रिंट हो गया। अब बिल्कुल सही चल रहा है। इसका हमें क्या समझ में आता है कि यार हम मल्टीपल चीज़ें भी, मल्टीपल वेरिएबल्स भी यहाँ पर डाल के उनको प्रोसेस कर सकते हैं। मल्टीपल कंडीशंस हो, चाहे मल्टीपल अपडेशन हो, चाहे मल्टीपल इनिशियलाइजेशन हो। भैया एक और वेरिएबल डालने का मन कर रहा है, डाल ले भाई, सी इज इक्वल टू 2। भैया सी को ना माइनस करने का मन कर रहा है, कर ले भाई। भैया एक कंडीशन और डाल लूँ, डाल ले भाई, सी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। भैया यहाँ प्रिंट करा दो, ठीक है। भैया रन करें, करो। हाँ वो कह रहा डॉट लगा, वो पागल, कॉमा लगा ले, कॉमा लगा दिया, रन करते हैं। 0 1 2 सही चल रहा है। भैया अब समझ आ गया, अब कर लूँगा। मल्टीपल सारी गेम समझ में आ चुकी, मज़ा आ गया एकदम, ठीक है। तो आपको ये भी समझ में आ चुका है अब। तो एक चीज़ यहाँ पर है जो हमें समझनी पड़ेगी फोर लूप के फ्लो के बारे में। हमने समझ लिया कि यहाँ पे इनिशियलाइजेशन होती है, हमने समझ लिया यहाँ पे कंडीशन होगी, यहाँ पर आपका अपडेशन होगा, और ये आपका फोर लूप हो गया, ये आपकी बॉडी होगी लूप की। फ्लो कैसा होता है? सबसे पहली बार आप आते हो यहाँ पे, 1 टाइम ओनली, एक बार आप आ गए, ख़त्म। उसके बाद आप आते हो कहाँ पर? इस कंडीशन पे। कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो आप आते हो बॉडी पे। जब बॉडी कंप्लीट हो गई फिर आप आते हो अपडेशन पे। अपडेशन हो गया फिर आप आते हो कंडीशन पे। कंडीशन ट्रू हो गई फिर आप आते हो बॉडी पे। बॉडी हो गई फिर आप आते हो अपडेशन पे। अपडेशन हो गई फिर आप आते हो कंडीशन पे। ऐसे तब तक करते हैं तो जब तक कंडीशन आपकी फॉल्स नहीं हो जाती। ये आपका फोर लूप का फ्लो है, ठीक है। इस प्रकार आपका फोर लूप एग्जीक्यूट होने वाला है। ये चीज़ में समझ में आ गई होगी। डन है भैया? एक क्वेश्चन करते हैं, कर लो भैया। हमने बोला कि हमें 1 से लेकर n तक सारे नंबर का सम निकाल के दो। अभी सिंपल कर रहे हैं, बढ़िया वाले भी करेंगे। हमने बोला 1 से n तक सबका सम निकाल के दो। n की वैल्यू हमने इनपुट करा ली। अब क्या करा हमने बोला इंट सम इज इक्वल्स टू 0। हमने बोला इंट, ये तो चलो फोर लूप के अंदर हमने जब स्टार्ट किया फोर लूप, हमने आई शुरू किया 1 से, ठीक है, और लेस देन इक्वल टू n तक, ठीक है, और आई प्लस प्लस, ठीक है। हमें समझ में आ गया, आई 1 से स्टार्ट हो रहा है और लेस देन इक्वल टू n तक जाएगा, और ये हो गया। हमने इन सबको सम में प्लस करा दिया, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। इसको लिखने का एक और तरीका पता था हमें, वो क्या था? सम प्लस इज इक्वल टू आई। इसको हटा देते हैं हमने इसको आउट कर दिया, सी आउट सम, डन, प्रिंट हो गया। सिंपल लग रहा है भैया, तो वाइल से भी आसान लग रहा है दिखने में। आपकी मर्जी, आपको वो आसान लगेगा, ऐसा कुछ तो आसान लगेगा, जो आसान लगे वो यूज़ कर लेना। कहाँ तक? 5 तक, 15, सही है, बढ़िया चल रहा है। थोड़ा बड़े नंबर के साथ देखते हैं भैया, 100, ओ 50, ये भी सही चल रहा है। तो बहुत आसान चीज़ है, बहुत मज़ा आ रहा है। आप समझ भी गए फोर लूप के बारे में। भैया एक चीज़ और करनी है, एक और क्वेश्चन करवा दो। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ब्रेक आप यहाँ पे समझ चुके हैं, कैसे यूज़ करना है वो भी आपको दिखाएंगे अभी। एक क्वेश्चन आपको करवाते हैं यार। एक चीज़ होती है फिबोनाची सीरीज़। फिबोनाची सीरीज़, इसको कुछ लोग फिबोनाची बोलते हैं, कुछ फिबोनाची बोलते हैं, मैं फिबोनाची बोलता हूँ, ठीक है। कैसे होती है? 0 1 1 2 3 5 8 13 21 सो ऑन। क्या होता है? पिछले 2 नंबर का सम जो होता है अगला नंबर होता है,
समझ गए। 0 1 से आपका 1 बन गया, 1 1 से आपका 2 बन गया, 1 2 से आपका 3 बन गया, 2 3 से आपका 5 बन गया, 3 5 से आपका 8 बन गया, 5 8 से आपका 13 बन गया, 8 13 से आपका 21 बन गया। आपको क्या समझ में आ रहा है कि कोई भी नंबर कौन से नंबर से बन रहा है, उसके पीछे वाले एक नंबर से और उसके पीछे वाले दूसरे नंबर से, है ना। 21 किससे बना होगा, पीछे वाले 13 से और उसके एक और पीछे 8 से। डन है, समझ में आ गई ये चीज़। प्रिंट करा दो इस चीज़ को फिर, ठीक है। अब इसको हमें प्रिंट करवाना है, ये देखते हैं कैसे करेंगे हम। मान लेते हैं कि हमें शुरू के 10 नंबर प्रिंट करवाने हैं, ठीक है। हमने n की वैल्यू मान ली कि यार शुरू के 10 नंबर प्रिंट करवाने हैं, मान लिया हमने, एज्यूम कर लिया। अब शुरुआत करते हैं। हमें पता है कि पहला नंबर क्या है, a क्या है 0 है और b क्या है 1 है। 2 नंबर तो हमारे पास होने चाहिए तभी तीसरा निकाल पाएंगे हम, 2 तो इंपॉर्टेंट है। तो हमने बोला यार ये वाला a है और ये वाला b है। अब बाकी हम निकालते रहेंगे इनसे। कैसे, हमने बोला कि 4 int i इज इक्वल्स टू 1 और मैं चाहता हूँ कहाँ तक जाना, 10 बार तक जाना, लेस देन इक्वल टू 10 i प्लस प्लस, या फिर मैं इसको n कर देता हूँ सीधा, क्योंकि n में 10 ऑलरेडी रखा हुआ हमने। 10 बार चलेगा ये लूप, 1 से लेके n तक, n जो है वो 10 है, 10 बार चलेगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने बोला कि भाई सबसे पहले तो तू इनका सम प्रिंट करवा दे। ऐसा करो, आपने बोला कि जो अगला फिब नंबर है, नेक्स्ट नंबर है वो है a प्लस बी, इन दोनों का सम से बनेगा। तो तू भाई ऐसा कर, पहले ना प्रिंट ही करा ले वो, सी आउट नेक्स्ट नंबर, ये प्रिंट करवा लिया। अब देखते हैं क्या हुआ। हमने क्या किया, a और b को जोड़ के एक नया नंबर आया 0 + 1 से 1, उसको प्रिंट करवा लिया। हमारे पास 3 नंबर दिख रहे हैं अभी हम। पहला सम जो आया इसका वो है 1, b जो है वो है 1, a जो है वो 0। अब हमें क्या करना होगा, इस नंबर को a बनाना है और इस नंबर को b मानना है। तो यानी कि जो 1 है उसको इसमें ट्रांसफ़र कर दो और जो ये है उसको इसमें ट्रांसफ़र कर दो। अब यहाँ पे ऑर्डर बहुत मैटर करेगा। मान लो हमने सम पहले ट्रांसफ़र कर दिया, सम इज इक्वल टू 1, सम मतलब क्या है, नेक्स्ट नंबर जो हमने अभी कोड में लिखा हुआ। मान लो हमने सम पहले ट्रांसफ़र कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, इसके अंदर चलो कोई दिक्कत नहीं है, बट मान लो अगर सम की वैल्यू 2 होती तो यहाँ पे b 2 हो जाता और फिर जो मुझे b इसमें ट्रांसफ़र करना होता तो वो गलत हो जाता, क्योंकि b की वैल्यू तो 1 थी ना यार। तो हमें पहले b ट्रांसफ़र करना पड़ेगा ताकि पहले b a में आ जाए और फिर सम जो है वो b में आ जाए। तो ये हमारा सही तरीका है, ठीक है। इससे हमारी कोई भी वैल्यू पॉल्यूट नहीं होगी। तो हमने क्या बोला कि a इज इक्वल टू b, यानी b a के अंदर आ गया, और फिर हमने क्या बोला, b इज इक्वल टू नेक्स्ट नंबर, ठीक है। और हमने बोला ख़त्म, डन, होगी मेरी सीरीज शुरू। चला के देखें, शुरू हुई है 1 2 3 5 8 13 21 34 और उसके बाद ये 55 और उसके बाद ये 89, बिल्कुल सही चल रहा है भैया। पर स्टार्टिंग के 2 करैक्टर कहाँ गए, वो ये रहे, ये हमने प्रिंट ही नहीं कराए, तो इनको प्रिंट कराओ ना, सी आउट ए। अब देखो, समझ गए इस चीज़ को, नहीं समझ आई दोबारा समझा देते हैं। देखो सीरीज थी 0 1 1 2 3 5 8 13 21, मैंने इसको बोला a, मैंने इसको बोला b, a और b से मेरा क्या आ गया, फिब नंबर आ गया, अगला नंबर आ गया, जो कि क्या है, ये है, ठीक है। अब क्या है, इसको a बनाना पड़ेगा और इसको b बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने इसको a के अंदर डाल दिया। वो कैसे डाला, a इज इक्वल टू b करके, a के अंदर b वाली वैल्यू डाल दी, और हमने फिर क्या किया, इसको b के अंदर डाल दिया। वो कैसे डाला, b के अंदर f की वैल्यू डाल दी, या फिर जो हमने नेक्स्ट नंबर था, ठीक है। तो ये पूरी गेम थी यार, इस पूरी गेम के थ्रू आप चलते जा रहे हैं, ठीक है। जिसको नहीं समझ आए कोई बात नहीं, आगे और भी चीज़ें करने वाले हैं, डन है। फिर अभी आगे हम फिर दोबारा उठाएंगे, आगे और चीज़ें हैं इसमें करने लायक, वो आपको दिखाएंगे। एक एग्जांपल और करते हैं भैया, वहाँ ब्रेक का यूज़ करेंगे। मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था प्राइम नंबर वाला, और वो बीच में छोड़ दिया था कि यार अभी ना इतना ही ठीक है, इसको हम बाद में फिर दोबारा उठाएंगे। जहाँ पे हमने दिखाया था ना 2 के लिए प्राइम नहीं है, 3 के लिए प्राइम है, ऐसा कुछ करा था हमने, वैसा क्वेश्चन। हमने बोला कि यार नंबर है 7, आपको बताने कि क्या ये नंबर प्राइम है या नहीं।
है ना। तो उसके लिए क्या होता था 1 2 3 4 5 6 7, आपको 1 को छोड़ के 7 को छोड़ के बीच में जितने भी नंबर हैं, यानी कि 1 को छोड़ के और n को छोड़ के बीच में जितने नंबर हैं जो कि 2 से लेके n-1 तक होंगे, उन सब से 7 को डिवाइड करना था और चेक करना था कि रिमाइंडर किसी भी केस में 0 के इक्वल ना आए। इन शॉर्ट आपको इन सभी नंबर से, लेट्स से कि ये सारे नंबर को हम i से डिनोट कर रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं कि n को जब भी हम i से मॉडुलस करेंगे और हमारा 0 आएगा तो वो हो गया नॉट प्राइम। i यहाँ पे कहाँ पे है, i यहाँ पे शुरू होता है 2 से और ख़त्म होता है n-1 पे। n जो है वो है हमारा इनपुट, और अगर n मॉडुलस i नॉट इक्वल टू 0 है सबके लिए, फॉर ऑल i, तो भाई साहब प्राइम नंबर है। समझी थी हमने ये चीज़। वाइल लूप से हमने प्रोग्राम भी इंप्लीमेंट किया था, अब फॉर लूप से करने का ट्राई करते हैं एक बार। ठीक है, सबसे पहले हमने n की वैल्यू ले ली यार कि n क्या है। अब हमें चेक करना है क्या ये प्राइम है या नहीं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लूप करके सबसे डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। हमने बोला फॉर लूप है, 2 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक, लेस देन n तक। इक्वल टू n क्यों नहीं, क्योंकि 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा तो प्राइम नंबर तो वैसे ही नहीं हुआ वो, है ना, इसलिए लेस देन n और i प्लस प्लस। अब हमें क्या चेक करना था, हमें चेक करना था कि यार इफ n मॉडुलस i इज इक्वल टू 0, 0 आ गया, क्या मतलब है, क्या मतलब है इस बात का, इसका मतलब है भाई साहब नॉट अ प्राइम नंबर, है ना, क्योंकि प्राइम नंबर में तो किसी के साथ रिमाइंडर 0 आता ही नहीं है, पर यहाँ पे 0 आ गया तो नॉट अ प्राइम नंबर। तो हमने क्या बोला कि भाई सी आउट नॉट अ प्राइम नंबर। अगर मेरा किसी से डिवाइड हो गया तो क्या मेरा आगे वाले नंबर से डिवाइड करना जरूरी है? अगर मुझे पहले ही पता लगेगा नॉट अ प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है ही नहीं, तो आगे से डिवाइड क्यों ही करूं। मान लेता 2 3 4 5 6 से डिवाइड करना था, 2 से ही पता लग गया मुझे यार कि प्राइम नंबर नहीं है, तो क्या मैं 3 4 5 6 से डिवाइड करूंगा? नहीं करूंगा, है ही नहीं भाई तो प्राइम नंबर। तो मुझे लूप को रोकना है, और जब लूप रोकना है तब क्या करते हैं, ब्रेक। अभी सीखा था हमने, तो हमने लिखा ब्रेक। ये लूप तोड़ के बाहर आ जाएगा और कंसिडर करेगा ही नहीं, आगे बढ़ेगा ही नहीं लूप में, सीधा बाहर आ जाएगा लूप के बाहर, क्या ना। एल्स वाला केस मतलब यानी रिमाइंडर इज नॉट 0, यानी कि मे बी प्राइम, मे बी, आई डोंट नो, पता नहीं है ना। हो सकता है कि यार 2 3 4 5 से डिवाइड करना हो, 2 से रिमाइंडर 0 नहीं आया, क्या पता 3 से आ जाए ना, तो 2 से नहीं आया इसका मतलब ये थोड़ी प्राइम नंबर बन गया। सबसे नहीं आएगा तो मानूंगा, समझ रहे हो इस चीज़ को। दोबारा समझते हैं। मान लो 5 को देखना है, 1 2 3 4 5, इन तीनों से डिवाइड करना है। मान लो इसके बाद डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 नहीं आया, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि प्राइम नंबर बन गया, नहीं। उससे पहले मुझे इससे और इससे तो डिवाइड करना पड़ेगा ना। जब सबसे डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर 0 ना आए तब मानूंगा भाई, पहले सबसे डिवाइड कर तब मानूंगा प्राइम तो है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे कुछ लिखना ही नहीं था, कुछ लिखना ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी कोई नीड ही नहीं थी, इसको हम हटा देते हैं। क्या मैं कोई एक वेरिएबल बना सकता हूँ, बूल जिसको बोलूँ कि इज़ प्राइम, कि यार ये प्राइम नंबर है या नहीं, इज़ प्राइम। इसको स्टार्टिंग में हमने बोल दिया 1, शुरू मान लिया कि हमने ट्रू लिख दिया, इनिशियलाइज कर दिया ट्रू के साथ कि हाँ भाई तो प्राइम है। और जैसे ही हमें पता लगता है कि प्राइम नंबर नहीं है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि इज़ प्राइम 0 है, कि तो प्राइम नंबर है ही नहीं तो 0 कर दो ना भाई इसको। और जब मैं इस लूप से बाहर निकलूंगा, जैसे ही मैं लूप से बाहर निकलूंगा तब मैं चेक कर लूंगा कि यार इस प्राइम की वैल्यू क्या है। अगर ये 0 है तो इसका मतलब क्या है कि भाई नॉट अ प्राइम नंबर, नहीं तो इज अ प्राइम नंबर। ये हम पहले यहाँ लिख चुके हैं तो इसको हटा सकते हैं यहाँ से। डन है, चीज़ समझ में आई हमें। रन करके देखते हैं इसको एक बार। मैंने बोला 14, इसने बोला नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। मैंने बोला 7, इसने बोला इज अ प्राइम नंबर। मैंने बोला 101, इसने बोला इज अ प्राइम नंबर। मैंने बोला 112, इसने बोला नॉट अ प्राइम नंबर। बिल्कुल सही चल रहा है, पर क्या हमें लॉजिक समझ में आया? मैं आपको यहाँ पे सिखाना चाह रहा था कि ब्रेक कैसे यूज़ करते हैं। आपको समझ में आ गया? जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर मैं समझाऊँ, 14 है, 1 2 3 ऐसे करते करते 13 और 14,
यहाँ से लेके यहाँ तक हमें डिवाइड करना, चेक करना कि रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं। ये तो 2 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 आ गया, तो क्या मैं यहाँ से डिवाइड करूँगा यहाँ से यहाँ तक? नहीं करूँगा ना दोस्त। तो जैसे 2 से डिवाइड हो गया और रिमाइंडर 0 आ गया, तो मैंने बोला भाई निकलो, ब्रेक हो गया, सो जाओ अब, बाहर आ जाओ लूप से। ये गेम थी सारी की सारी ब्रेक की, ठीक है। तो ब्रेक हमें समझ में आ चुका है भैया, बड़ा समझ में आया अच्छे से ब्रेक। और कोई भाई बहन है इसका? बिल्कुल है। तो ब्रेक का एक छोटा भाई है, उसका नाम है कंटिन्यू, ठीक है। कंटिन्यू आपकी पर्टिकुलर आइटरेशन को स्किप करने के लिए। आइटरेशन क्या होता है यार भैया? ये देखो, जैसे यहाँ पे 4 हमने बोला था ना यार, इंट आई इज इक्वल टू 0 से लेके मान लो 5 तक हमने बोला था, तो आई प्लस प्लस ऐसे करके। तो देखो, एक बार आई 0 होगा, फिर बढ़ के एक बार आई 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। तो इसका मैं बोल दूंगा कि फर्स्ट आइटरेशन है, इसका मैं बोल दूंगा सेकंड आइटरेशन है, इसका बोल दूंगा थर्ड आइटरेशन है। यानी जोन सी बार आप लूप के अंदर एंटर कर रहे हो उसको मैं वो नंबर की आइटरेशन बोल दूंगा। यहाँ मैं लूप में पहली बार घुसा था, फर्स्ट आइटरेशन, ऐसे करके इसको बोल दूंगा सिक्स्थ आइटरेशन। इसको हम आइटरेशन बोलते हैं। अब मैं आपको समझा रहा था कंटिन्यू। कंटिन्यू का काम क्या है? अगर आप कोई आइटरेशन को स्किप करना चाहते हैं, मेरा कुछ स्टेप ना एग्जीक्यूट करी मैंने, और मैंने बोला कि यार अब नीचे वाली मैं नहीं कर रहा, दोबारा शुरू से करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि 4 ये रहा, इंट आई इज इक्वल टू 0, ठीक है, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। यहाँ मैंने बोला यार सी आउट हाई, यहाँ मैंने बोला सी आउट हे, फिर यहाँ मैंने बोला कंटिन्यू, फिर यहाँ मैंने बोला सी आउट, रिप्लाई तो कर दे, डन है। तो ये मान लो मेरा कोड है, ये मेरा कोड है। यहाँ पे क्या होगा, आई इज इक्वल टू 0 में हाई प्रिंट हो जाएगा, डन है, हे प्रिंट हो जाएगा, डन है। कंटिन्यू आ गया, कंटिन्यू ने क्या बोला, अरे तू छोड़ यार, तू ऐसा कर बेटा, वापस जा। यहाँ पे आई प्लस प्लस हुआ, और फिर ये कंडीशन आई, और आप फिर दोबारा यहाँ आ गए, फिर आप यहाँ आ गए, फिर आप यहाँ आ गए, ये फिर दोबारा यहाँ ले गया, ये फिर यहाँ ले गया, अगर ट्रू हो गई फिर यहाँ आ गए, फिर यहाँ आ गए, फिर यहाँ आ गए, ये फिर यहाँ ले गया। इन शॉर्ट कंटिन्यू के नीचे वाला पार्ट अनरीचेबल हो गया। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? ये गेम थी सारी की सारी। कंटिन्यू भी समझ आ चुका होगा। क्या मैं इसको कोड करूं? कर देते हैं। मैंने बोला 4 इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। मैंने एन की जगह 5 डाल दिया। मैंने बोला सी आउट हाई, मैंने बोला सी आउट हे, मैंने बोला कंटिन्यू, और मैंने बोला सी आउट, रिप्लाई तो कर दे, डन। चला के देखें, चलो। हाय हे, हाय हे, हाय हे, हाय हे, हाय हे, 5 बार आ गया, बट एक बार रिप्लाई तो कर दे नहीं आया। आप लॉजिक समझ चुके हैं पूरा का पूरा, डन है। चलो बढ़िया। तो हमें ये चीज़ समझ में आ चुकी है यार कि हाँ यार ऐसा कुछ कुछ होता है। हमें ब्रेक भी आ गया, हमें कंटिन्यू भी आ गया। अब हम कुछ और करना चाहते हैं, ठीक है, हम थोड़ा बहुत थोड़े फिर दोबारा आउटपुट वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको फिर दोबारा कुछ आउटपुट वाले क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। इन सब क्वेश्चंस को आपको कंप्लीट करना है और जाके कमेंट में इनके आंसर बताने हैं, डन है। तो ये क्वेश्चंस आपके आ चुके हैं, ठीक है। 4 लूप के ऊपर हो गया, आपका ब्रेक और कंटिन्यू के ऊपर हो गया। मज़ा बड़ा आएगा सॉल्व करते टाइम। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं वेरिएबल्स पे और उनके स्कोप पे कि यार वेरिएबल तो हमने देख लिया था कि वेरिएबल कैसे इनिशियलाइज करना है, क्या तरीका है। स्कोप क्या होता है? हम एक वेरिएबल की लाइफ टाइम की बात कर रहे हैं, हम एक वेरिएबल के इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया, किसी और जगह मैं इसको यूज़ करने का ट्राई करूँगा तो क्या वो पॉसिबल है? चलो समझते हैं इस चीज़ को, क्या मतलब है इस बात का। तो स्टार्ट कर रहे हैं। पहले
आपके स्कोपिंग वाले तरीके के साथ। मैंने बोला कि सी आउट कर दो यार ए, आपका पहला एग्जाम्पल मैंने रन कर दिया। ये कहता है यूज ऑफ अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर ए। तो ये कंपाइलर कह रहा है ए क्या चीज़ है भाई, क्या 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 हुआ, क्या है, दिमाग ठिकाने पे है। तो ये कह रहा है कि भाई ए है क्या, मुझे बताओ तो पहले ए क्या चीज़ है। तो किसी भी वेरिएबल को यूज़ करने से पहले उसको भाई साहब डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब मैंने डिक्लेयर कर दिया, बट मैंने तो ए में कुछ डाला ही नहीं। अब क्या होगा, रन करके देखें। तो यहाँ पे तो 1 आ गया। ये कैसे हुआ? तो भाई साहब यहाँ पे आपके कंपाइलर ने गार्बेज वैल्यू डाल दी है ए को, कुछ भी दे दिया अपनी मर्जी से, ठीक है, हमने कुछ नहीं दिया। अब हम यहाँ पर देने का ट्राई करते हैं, रन करते हैं। ठीक है, हमें क्या समझ में आया कि कोई भी चीज़, कोई भी वेरिएबल हम तब तक यूज़ नहीं कर सकते जब तक हमने उसको क्रिएट ना किया हो। जब ये नहीं था तो वेरिएबल क्रिएट ही नहीं हुआ था, ऐसी कोई मेमोरी ही नहीं थी जिसका नाम ए हो, ठीक है। तो इसलिए वो हमें एरर दे रहा था। ये वाली चीज़ समझ में आ गई है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब मान लो कि हमने यहाँ पे लिखा था, हमने वहाँ पे ए मान लो इनिशियलाइज किया हुआ है। अब हम एक इफ़ कंडीशन के अंदर जाते हैं। इफ़ हमने बोला इफ़ ए, इफ़ ट्रू, मान लो कुछ भी हो गया हम इसके अंदर जाएंगे ही जाएंगे। इफ़ ट्रू लिखते हैं तो कुछ भी, मतलब अंदर इफ़ के अंदर जाना ही जाना है। हमने बोला सी आउट ए। क्या इस ए को मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ? इस ए को मैं अंदर एक्सेस कर पाऊँगा? रन करते हैं। मैंने रन किया, 2/3 आ गया। क्या नहीं, ऐसे तो एक्सेस कर सकते हैं। मैंने बाहर इनिशियलाइज कर रखा है मेन के अंदर, और मैं इफ़ में उसको यूज़ करने का ट्राई कर रहा हूँ, तो भाई ये हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब मान लो कि मैंने यहाँ पर एक और इंटे बना दिया, इंटे इज इक्वल टू 5। हाँ, अब क्या होगा भैया, यहाँ तो पहले इंटे बना पड़ा, यहाँ पे आपने फिर से बना दिया, एरर नहीं आएगा? नहीं आएगा। ये जो इंटे बना है ये इस स्कोप में बना है, इस ब्लॉक के अंदर। तो अगर अब मैं ए प्रिंट करने का ट्राई करूँ तो भाई साहब गेम अलग होगी। अब ए यहाँ पर 5 आएगा और ये वाला 3 आएगा, तो 3 और 5 प्रिंट होना चाहिए। पहले तो कुछ एरर है, अच्छा ये सिलेक्ट करने पर एरर आ जाता है। ये रन करते हैं, 3 और 5 प्रिंट हो गया, ठीक है। तो भाई ये वाला जो ए है वो है इस ब्लॉक के लिए, ठीक है। इस ब्लॉक के अंदर कहीं पर भी एक्सेस करना चाहें कर सकते हैं। ये वाला जो ए बना है ये बना है इस ब्लॉक के लिए। अगर मैं इस ब्लॉक के बाहर जाके ट्राई करूँगा इसको एक्सेस करने का, मैं बोलने वाल रहा हूँ सी आउट ए, तो ये जो ए होगा ये इस ब्लॉक, ये वाला होगा, क्योंकि इस पूरे ब्लॉक में ये वाला अवेलेबल है। तो जब मैं प्रिंट करूँगा तो 3 प्रिंट होना चाहिए, 3 5 3, बहुत बढ़िया। इस ब्लॉक का ए ये है और इस ब्लॉक का ए ये है। मान लो इसका नाम बी होता, और अगर मैं इस बी को बाहर एक्सेस करने का ट्राई करता तो ये कहता भाई क्या है बी, मुझे नहीं पता। ये बी यहीं बना था और ये भी इस ब्लॉक के ख़त्म होने पर ही मर जाएगा, डाई हो जाएगा। इस बी को मैं बाहर एक्सेस नहीं कर सकता। जो अंदर बना है, जिस ब्लॉक में बना है, उसकी प्रेजेंस उस ब्लॉक के अंदर ही है, उसके बाहर मैं उसको रेफर नहीं कर सकता, उसके बाहर मैं उसको प्रिंट नहीं कर सकता, यूज़ नहीं कर सकता, अपडेट नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। मुझे यहाँ पर एक नया बी बनाना पड़ेगा। अब प्रिंट करूँगा तो हो जाएगा, पर 1 होगा, पर हमने तो अंदर 5 करा हुआ है, क्योंकि ये वाला जो बी है वो ये वाले बी को पॉइंट करेगा। ये बात समझ में आ गई है, बहुत शानदार, ठीक है। अब अगर मान लो मैं यहीं पर सेम स्कोप में एक और भी बना दूं, अब क्या होगा भैया? मैं बोलूँगा कि तुम बना ही नहीं सकते। आप बोलोगे मैंने तो बना दिया, अब बोलूँगा बना ही नहीं सकते भाई। कैसे? रन कर लो। उसने बोला रीडेफिनेशन ऑफ बी। क्या कर रहे हो, दोबारा क्या बना रहे हो? तो ये हम बना ही नहीं सकते, समझे? कि हमने गलती कर दी है। अब हम अगर फोर लूप लिख लें, बोलेंगे यार इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 8, कुछ भी नंबर आई प्लस प्लस, भैया ठीक है। मान लो कि मैंने यहाँ पे भी आई लिखा होता बाहर भी, इंट आई इज इक्वल टू 8। अब क्या होगा? ये जो 4 है इसने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली एक और आई बनाया है, तो ये इसी आई को यूज़ करेगा,
ठीक है, तो ये हाई 8 बार प्रिंट होना चाहिए। चल आगे देख लेते हैं, क्लियर कर देता हूँ। हाई 8 बार प्रिंट हो गया, डन है। तो ये अब ये जो ये लिखा था ये क्यों नहीं चल रहा? देखो अगर मैं इसको हटा दूं, अब इसको नहीं पता कि आई क्या चीज़ है 4 को। अब वो देखेगा ऊपर बाहर कुछ था क्या ऐसा आई जैसा, इसको मिला यार ये लिखा तो हुआ है आई। तो अब ये जो है हाई 1 बार भी प्रिंट नहीं होगा। रन करते हैं, डन, नहीं हुआ। समझे इस चीज़ को? तो ये आपकी वेरिएबल के स्कोप वाली चीज़ है यार। अगर कोई किसी ब्लॉक में डिफाइन हो रहा है तो उसकी प्रेजेंस उस ब्लॉक के अंदर ही है, उसके बाहर वो मर जाएगा। अंदर जितना मर्जी यूज़ कर लो। अगर आप चाहो कि यार मैं सेम ब्लॉक के अंदर सेम नाम के डिफाइन नहीं कर पाओगे, जैसे हमने यहाँ पे देखा था ना, ये बी था और ये एक और भी बनाया, नहीं हो सकता। बट क्या मैं इफ़ कंडीशन के अंदर कर सकता हूँ ये चीज़? बिल्कुल कर सकते हो। आपने एक और बी बना दी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक और इफ़ हो गई मान लो, यहाँ पे एक और बी बना दिया, यहाँ पे एक और इफ़ हो गई, यहाँ पे आपने एक और बी बना दिया, भैया एरर नहीं आएगा? चला के देख लेते हैं। ब्लॉक के अंदर एक और ब्लॉक बनाते हो तो ये वाला जो बी है ये इस ब्लॉक के लिए वैलिड है, ये वाला जो बी है ये इस ब्लॉक के लिए वैलिड है, इस ब्लॉक के अंदर ये वाला ब्लॉक भी आता है। तो अगर मैं यहाँ पर ये नहीं लिखता और यहाँ सी आउट बी कर देता तो कौन सा बी को पॉइंट कर रहा है दोस्त? ये इस वाले बी को पॉइंट करता। समझे? दोबारा समझाता हूँ आपको, यहाँ पर समझाते हैं। देखो आप एक बड़े ब्लॉक में 2 सेम वेरिएबल नहीं बना सकते। आप एक बड़े ब्लॉक में एक वेरिएबल बनाओ, उसके अंदर एक और ब्लॉक अगर हो उसके अंदर वो सेम वेरिएबल बना सकते हो। आप चाहो तो इसको यूज़ कर लो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि यार इस वाले को यूज़ करना है तो इस वाले को मत क्रिएट करो और सीधा इस वाले को यूज़ कर लो। जितने अंदर ब्लॉक बनाते जाओगे उतना सेम वेरिएबल दोबारा नाम दे सकते हो आप, ठीक है। अब ये जो बड़े वाला बी है ये इस पूरे ब्लॉक में लाई करता है, ठीक है। तो इस पूरे ब्लॉक में ये छोटा ब्लॉक भी आता है, तो मैं इस बी को कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ, इस छोटे ब्लॉक के अंदर भी बाहर भी। पर अगर मैं इस छोटे ब्लॉक में एक और भी बना दूँ तो जब मैं बी को यूज़ करूँगा तो वो वाला भी यूज़ होने वाला है। हम समझ चुके हैं, ठीक है। नहीं समझे? एक और बार समझा देता हूँ। एक सिंगल ब्लॉक में मल्टीपल सेम नाम के बी नहीं चल पाएंगे, मतलब मल्टीपल सेम नाम के वेरिएबल नहीं चल पाएंगे। मैं एग्जांपल के लिए बी ले रहा हूँ, पर अगर मैं चाहूँ चलाना तो मुझे एक और ब्लॉक क्रिएट करना पड़ेगा। मान लेते हैं यहाँ पे वेरिएबल ए था, तो अगर मैं यहाँ पे भी क्रिएट कर सकता हूँ, अलाउड है। ये वाला ए मैं यहाँ भी यूज़ कर सकता हूँ और मैं यहाँ भी यूज़ कर सकता हूँ। बट अगर यहाँ पहले से ए बना है तो ये वाला ए यूज़ होगा, अगर ये नहीं बना हुआ तो ये वाला यूज़ हो सकता है। समझ गए? यही समझाना चाह रहे हैं आपको हम बस। बहुत सिंपल था, कॉम्प्लिकेट ना कर दिया बस मैंने आपके लिए, ये है ना। अब आगे चलते हैं, हम बात कर सकते हैं ऑपरेटर की प्रेसिडेंस की। ऑपरेटर की प्रेसिडेंस की कि यार किसकी अथॉरिटी ज़्यादा है। अगर बहुत सारे ऑपरेटर एक लाइन में लिखे हैं तो पहले कौन सा वाला एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। अगर मैं एग्जांपल के लिए आपको बोलूँ कि यार एक आउटपुट है, एक एक्सप्रेशन है जहाँ लिखा है कि भाई 2 × 3 / 4 + 5, ऐसे होगा, ठीक है। नहीं समझ आ रहा? भैया कोई भी कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा देखो, अगर मैंने पहले डिवाइड कर लिया तो हो जाएगा 2 × 0 + 5, क्योंकि इंट बाय इंट इक्वल टू इंट होता है। मैंने आपको सिखाया था ना पिछले लेक्चर्स में, इंट बाय इंट जो होगा वो आउटपुट भी इंट देगा। तो 3/4 जो होगा वो 0 पॉइंट समथिंग होता है, तो इंटीजर पार्ट तो 0 आएगा, तो आपका आंसर 5 आ गया। और अगर मान लो मल्टीप्लाई पहले हो गया होता तो ये होता 6/4 + 5 जो कि 1 + 5 जो कि 6, और 6 और 5 दोनों अलग अलग है। तो कौन सा ऑपरेटर पहले यूज़ हो रहा है, कौन सा ऑपरेटर पहले लग रहा है, उस पर आपका आउटपुट डिपेंड करता है। तो ऑपरेटर की प्रेसिडेंस एक होती है जिसका यूज़ करके आपको पता लगेगा कि भाई पहले मल्टीप्लाई यूज़ करूँ, डिवाइड करूँ, कौन सा करूँ, समझ नहीं आ रहा, ठीक है। भैया क्या मुझे याद करनी पड़ेगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हम ब्रैकेट का यूज़ कर लेंगे। अगर मान लो मैंने इसी एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिखा होता तो क्या आपको कोई दिक्कत होती? आपको पता है पहले मल्टीप्लाई करने को कह रहा है, बाद में डिवाइड करने को कह रहा है, फिर प्लस कर दूंगा। कितना सिंपल होता। टेबल आप याद नहीं करोगे, टेबल हमें याद करने की कोई नीड नहीं है, हम ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे हमेशा कि भाई ब्रैकेट का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। टेबल कैसा होता है दिखा देते हैं आपको। तो ये आपका ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल है यार, ठीक है। सबसे ज़्यादा देखो, सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस किसकी है? ब्रैकेट की है, तो हम ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं, है ना। बॉटम से टॉप जाओगे आपकी प्रेसिडेंस बढ़ रही होगी, और सेम लाइन के अंदर आपकी एसोसिएटिविटी
लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है। ठीक है भैया, आप समझ नहीं आ रहा, कोई ज़रूरत नहीं है इसको याद करने की, कोई नीड नहीं है, हमें बस अपना ब्रैकेट सही से लगाना है। सिंपल, कोई याद नहीं करता इसको, कोई भी याद नहीं करता, किसी को याद हो भी नहीं सकता है। ठीक है, अपना ब्रैकेट ज़रूर लगाना, सिर्फ इतना बोलूँगा। एक बार नज़र मार लेना इस पर क्या चीज़ कैसे लिखी हुई है, पर याद करने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, हमने अब तक क्या देख लिया, हमने अब तक देख लिया कि यार बिटवाइज ऑपरेटर कैसे कैसे होते हैं। हमने देख लिए एंड, और, नॉट, एक्सॉर, हमने देख लिए शिफ्ट कैसे करते हैं, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, और एक बड़े नंबर को शिफ्ट करने से क्या नुकसान हमारा हो सकता है। हमने देख लिया फोर लूप कैसे लिखते हैं, फोर लूप के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, फोर लूप का फ्लो कैसा होता है, फोर लूप में क्या क्या मॉडिफिकेशन मैं कर सकता हूँ। ठीक है, ये भी हमने सीख लिया। हमने वेरिएबल की स्कोपिंग देख ली, किस वेरिएबल का कितना स्कोप होता है। हमने देख लिया कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है, ब्रैकेट का यूज़ क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सब देख लिया। इतना पढ़ने के बाद क्या क्वेश्चन करना ज़रूरी नहीं है? अगर हम क्वेश्चन नहीं करेंगे तो फिर कहाँ लेके जाएंगे इतनी नॉलेज को? थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए खोल के रखे हैं जिनको हमें बेसिकली शुरू करना है। डन है? सबसे पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। इजी प्रॉब्लम है, इस पर वैसे नहीं ध्यान दो तो अच्छा है। इसने बोला आपके पास एक इंटीजर है n, आपके पास एक नंबर दिया हुआ है, आपको क्या करना है, इसका प्रोडक्ट निकालना है, इसके डिजिट का और इसके डिजिट का सम निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, इसका सम निकालना है, और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। प्रोडक्ट क्या आएगा, 2 × 3 × 4, ये हो गया 24, 2 + 3 + 4 हमारा सम हो गया जो कि हो गया 9, 24 में से 9 गए, हमारा 15 आंसर आ गया। डन है? समझ में आ गई ये चीज़ हमको? ठीक है भैया, समझ में आ गई। कोड हमें जितना भी करना है वो सारा यहाँ पे करना है, यहाँ पर लिखना है। ठीक है भैया, इसमें से ये 2 और 3 और 4 कैसे निकालेंगे हम बताएंगे। देखिए n = 234 बेसिकली। अगर मैं n को रिमाइंडर निकालूं 10 से तो क्या आएगा, 4। डन है? और n क्या है मेरा अभी, 234। बट यार 4 तो निकाल लिया, 4 तो हटाना है। 4 कैसे हटेगा, अगर को n से 10 से डिवाइड कर दूं तो क्या बचेगा, 234/10, जो कि बेसिकली क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। ये तो चाहिए हमें। समझे? इस चीज़ को दोबारा देखते हैं। n मॉडुलस 10 हमें देगा और n/10 क्या देगा, n जो है वो 234 है, मॉडुलस निकालूंगा 4 हो गया। तो किसी भी नंबर में से अगर मुझे लास्ट डिजिट निकालना है, 234 में से अगर मुझे लास्ट डिजिट निकालना है, मैं उसका रिमाइंडर ले लूँगा ना बेसिकली 10 के साथ, 4 आ गया। और उसको मुझे छोटा करना पड़ेगा क्योंकि ये निकाल लिया मैं तो बचा सिर्फ ये, तो उसके लिए मुझे इसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, 23 हो गया। अब इसको मुझे जो है 10 से रिमाइंडर निकालना है, 3 आ गया, 10 से डिवाइड करा 2 आ गया, इसका 10 से रिमाइंडर निकालना है 2 आ गया, ये 0 हो गया। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि यार मॉडुलस 10 कर करके मैं रिमाइंडर तो निकाल लूँगा, 4 निकल गया, 3 निकल गया, 2 निकल गया, इसका प्रोडक्ट भी निकल जाएगा और इसका सम भी निकल जाएगा। और रुकना कब है, जब मेरा n 0 हो गया। जब मेरा n 0 हो गया भाई रुक जाइए तब। हमें रुकने की कंडीशनें पता लग गई और हमें करना क्या है वही पता लग गया। बार बार हम सेम चीज़ तो कर रहे हैं और बार बार सेम चीज़ कर रहे हैं, लूप लगाना पड़ेगा। दोबारा समझाएं, मान लो कि नंबर है 456, हमें 4, 5 और 6 तीन चीज़ें निकालनी है इसमें से अलग अलग। किसी भी नंबर में से लास्ट चीज़ निकालनी हो, लास्ट डिजिट निकालना हो, कैसे निकालते हो, मॉडुलस बाय 10 करके, है ना। 10 से अगर इसको मैं डिवाइड कर दूँ दोस्त, 450, 6, ये तो रिमाइंडर होता है। तो 4, 5, 6 मॉडुलस 10, 6 दे देगा ना, और 6 क्या है, लास्ट डिजिट है, ये तो निकालना था। अब 6 जब निकल गया है तो इतना चाहिए, इतना कैसे निकालोगे, 4, 5, 6/10 करके, जो कि 45 दे देगा। अब समझे लॉजिक? डिजिट निकालना चाह रहे हैं बेसिकली हम, डिजिट निकालने के सम कर देंगे, डिजिट निकालने के मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब कोड समझते हैं एक बार कैसा होगा। 234 हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें से डिजिट निकालते रहेंगे। हमारे पास एक बार डिजिट आ गई 4, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकाल लेंगे उसका यूज़ करके, और हम सम भी निकाल लेंगे उसका यूज़ करके। सही है? एक बार डिजिट आ गई 3, फिर प्रोडक्ट निकाल लिया और फिर सम निकाल लिया। फिर एक बार डिजिट आ गई 2, फिर प्रोडक्ट निकाल लिया और फिर सम निकाल लिया। भैया कैसे? अगर मैं प्रोडक्ट को 1 से इनिशियलाइज़ कर दूँ और सम को 0 से इनिशियलाइज़ कर दूँ तो कितनी आसान गेम हो जाएगी। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई डिजिट। सही है, 1 × 4 हो गया। सम क्या हो गया, सम प्लस डिजिट, 0 + 4 हो गया। सेम फॉर्मूला हमने यहाँ चिपकाया,
सेम फॉर्मूला यहाँ चिपकाया, डन, आ गया आंसर यार, है ना। एट द एंड हमें सब्ट्रैक्शन करनी है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, प्रोडक्ट माइनस सम। बहुत आसान क्वेश्चन। अब इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। हमें क्या करना है, हमें तब तक लूप चलाना जब तक n 0 नहीं होता। हमने बोला वाइल n नॉट इक्वल टू 0, तब तक लूप चला दो भाई, डन है। हमने बोला रिमाइंडर इज इक्वल्स टू n मॉडुलस 10, ठीक है, ये हमारा रिमाइंडर आ गया। हमने दो चीज़ें इनिशियलाइज करनी थी, एक प्रोडक्ट इंट prod इज इक्वल टू 1, इंट सम इज इक्वल टू 0। हमने प्रोडक्ट निकाल लिया, प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रिमाइंडर, या फिर जो भी डिजिट है, इसको डिजिट बोल देते हैं अगर हम। हमने बोला सम इज इक्वल टू सम प्लस डिजिट, दो चीज़ हो गई। अब हमें n को डिवाइड करना है, n इज इक्वल्स टू n डिवाइड 10। यहाँ से हमारा आंसर आ गया। हमारा आंसर क्या है, prod माइनस सम। इसको हमें रिटर्न करना है। ये रिटर्न का क्या मतलब है, ये हम समझाएंगे, जब आपको फंक्शंस पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा क्या मतलब है इस बात का। रिटर्न कर दिया मैंने अपने आंसर को। पहले इसको हम जब भी हम अपना कोड सॉल्व कर रहे हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर, इसको हम अपने टेस्ट केस पर चला के देख लेते हैं एक बार। मैंने चला के देखा और ये तो बहुत सही चल रहा है। अपना खुद का टेस्ट केस बनाता हूँ एक बार। मैंने बोला 1 2 3 4 5 6, इस पर चला दो। इनवैलिड केस बोल दिया इसने, क्यों, क्योंकि n की वैल्यू सिर्फ 1 लाख के अंदर हो सकती है। ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने बोला 1 2 3 4 5, चल गया, सही चल रहा है मतलब हमारा कोड एकदम। अब मैं इसको सबमिट करके देख लेता हूँ कि यार जितने टेस्ट केस पीछे हैं बैक एंड में, क्या वो मैं पास करवा सकता हूँ। डन, एक्सेप्टेड, रन टाइम 0 मिलीसेकंड, फास्टर देन 100% ऑफ C++ ऑनलाइन सबमिशंस। डन है। तो जितने भी लोगों ने अब तक क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, आपने उन सबसे फास्ट सोल्यूशन बना दिया है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और उसके बाद जो आपका ये है फास्टर देन 100%, स्क्रीनशॉट लेके लिंक्डइन पे डालना है और बोलना है कि अब मजा आया ना बेड़ू। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमने कर लिया और बड़ा मजा आया। ठीक है, हमने अब तक सीख लिया कि किसी नंबर में से डिजिट कैसे निकाल लेते हैं। 1 2 3 होता, 3 निकालना है, मॉड मार दे भाई 10 से। सिंपल तो है, आसान है। तो इस तरीके से हमने अपना पहला क्वेश्चन कर लिया। आगे चलें, चलो अगला क्वेश्चन ये वाला निपटाते हैं पहले। नंबर ऑफ 1 बिट्स। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है इस चीज़ को समझते हैं एक बार। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है यार। यहाँ पे हमें बोला यार कि एक अनसाइन इंटीजर आपको दिया हुआ है, आपको बताना है इसमें कितनी नंबर ऑफ 1 बिट्स है। मतलब कि एक नंबर होता है जैसे 5 है, 5 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है 1 0 1। तो आप बोलोगे इसमें कितनी 1 बिट्स है, 2। आपका 8 होता है, 8 कैसे बनता है आपका 1 0 0 0। ठीक है, तो इसमें कितनी 1 बिट है 1। ठीक है, तो जितने 1 होंगे उतना आपको प्रिंट करना है। जैसे 11 है, 11 कैसे बनता है 1 0 1 1। कितने नंबर ऑफ 1 बिट है 3। इस तरीके से गेम खेल लिया आपको। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि क्या चीज़ें हमें दी हुई है। तो यहाँ पे हमें ये अनसाइन इंटीजर दिया हुआ है। तो पहले एक बार हम प्रिंट करा के देख लेते हैं कि n है कैसा। रिटर्न, अभी ऐसे कुछ भी रिटर्न वाले स्टेटमेंट में ध्यान ना दें, अभी मैं आपको सिखा दूंगा बाद में क्या चीज़ है, अभी नहीं बताओ आपको, थोड़ा टाइम बाद। तो n प्रिंट करके देखा हमने, अगर आपका ये इनपुट है तो आपका n ये है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 11 की। तो आपके n को जो आप यूज़ करोगे, एक्सेस करोगे, तो उसमें 11 ही आ रहा है। हमें बताना है कि 11 के अंदर कितनी सेट बिट्स है। सेट बिट्स बोलो 1 बिट्स बोलो, एक ही बात है। 11 जो है इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऐसे कुछ है 1 0 1 1। इसका आंसर 3 आना चाहिए। ठीक है, पहला सोल्यूशन यार बाइनरी में कन्वर्ट कर लो और फिर गिन लो। दूसरा सोल्यूशन क्या हो सकता है कि यार ऐसा करते हैं, लास्ट बिट देख लेते हैं और जैसे लास्ट बिट चेक हो जाएगी उसके बाद क्या करेंगे, हर किसी को राइट शिफ्ट मार देंगे एक बार। जब राइट शिफ्ट मारेंगे ये 1 0 1 बन जाएगा। फिर लास्ट बिट उठा लेंगे, फिर राइट शिफ्ट मारेंगे, ये 1 0 बन जाएगा। लास्ट बिट उठा लेंगे, चेक करेंगे, फिर राइट शिफ्ट मारेंगे, 1 बन जाएगा। तो ऐसे कितनी बार राइट शिफ्ट मारना पड़ेगा। 32 बिट का नंबर होता है, 32 बिट बार, 32 बार राइट शिफ्ट मारना पड़ेगा। 32 बार राइट शिफ्ट मारेंगे, हर बिट को उठा के चेक करेंगे और देखेंगे 1 है या नहीं है। ठीक है, कैसे चेक करेंगे दिखाते हैं आपको। हमने बोला 32 बार, या फिर हम कह सकते हैं कि जब पूरा नंबर 0 हो जाए तब, है ना। जैसे बहुत सारे यहाँ पे वो है, मान लो सिर्फ एक बार ही 1 था, तो हमने लास्ट उठाया, राइट शिफ्ट मारा, तो पूरा 0 बन गया। अब
क्या ही चेक करूँ, तो जब तक आपका नंबर 0 नहीं बन जाता तब तक हम चेक कर लेते हैं, ये ज़्यादा आसान लग रहा है ना। वाइल एन नॉट इक्वल टू 0, हमने क्या बोला कि भाई लास्ट बिट चेक करो, चेकिंग लास्ट बिट। हमने एक आंसर बना रखा है शुरू में, इंट काउंट इज इक्वल टू 0, जो कि काउंट कर रहा है कितने बिट है। आपने लास्ट बिट चेक की, लास्ट बिट कैसे करोगे, इफ एन एंड 1, अगर आपकी लास्ट बिट 1 होती और आप 1 के साथ एंड करोगे तो आपका आंसर 1 आएगा, जो कि ट्रू होता है, इसलिए हमने इसको 1 से एंड कर दिया। तो एन एंड 1 करने से आपको पता लग जाएगा कि 0 है 1 है, अगर ट्रू आ गया तो 1 है, फॉल्स आ गया तो 0 थी। तो अगर एन एंड 1 आप करते हैं और ये ट्रू होता है तो आपको काउंट को बढ़ा देना है, बढ़ा दिया, एन को यहाँ पे क्या करना है, राइट शिफ्ट मारना है एक बार। ये सब हम सीख चुके हैं। अब हमने क्या किया है, हमें बस रिटर्न कर देना अपना आंसर। रिटर्न क्या होता है आपको समझाऊंगा, अभी नहीं। हमने चला के देखा सही चल रहा है, हम किसी और पे चला सकते हैं। हमने मान लो ये वाले पे चलाने का ट्राई किया, ये कॉपी किया, यहाँ रन कर दिया, तब तक मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, ये भी सही चल रहा है। ये कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, रन कर दिया, ये भी सही चल रहा है। तो हमारा कोड बिल्कुल अच्छा चल रहा है। हमने किया क्या है, हमने बस लास्ट बिट चेक कर लिया, अगर लास्ट बिट 1 है तो भाई साहब बढ़ा दो और उसके बाद उसको राइट शिफ्ट मार दो। समझ गए, दोबारा समझाता हूँ एक बार। हमारा मान लो जो नंबर है वो इस तरीके का है, 110 का। हमने लास्ट बिट उठाई जो कि 0 है, कुछ भी नहीं करा, और एक शिफ्ट मार दिया। शिफ्ट जब हमने मारा तो क्या बन गया, 0। ये तो हट जाएगा क्योंकि हमने शिफ्ट ऐसे मारा है, एक एक आगे, तो बन गया 1 हमने लास्ट बिट उठाई, 1 थी, काउंट जो था हमारा वो बढ़ गया, 1 हो गया वो, फिर हमने शिफ्ट मार दिया दोबारा, अब हमारा जो नंबर है 1 बन गया। अब मैंने फिर उठाया, ये फिर 1 है, काउंट फिर से प्लस प्लस हो गया, मैंने फिर शिफ्ट मारी, 0 0 0, अब पूरा नंबर 0 हो गया। 0 के बाद ख़त्म ही होगी गेम, है ना। वही हमने यहाँ पे किया। सबमिट करते हैं, एक्सेप्टेड। हाँ, रन टाइम 0 ms फास्टर देन 100% ऑफ C++ सोल्यूशन। आप फिर दोबारा जीत गए। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, आपका कोड रन टाइम वाइज उन सब से तेज़ है। एक और उपलब्धि आपके लिए, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसको भी आप हर जगह बता सकते हैं कि यार ये मैंने किया, मज़ा आ गया। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो अब तक हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली इस वीडियो के अंदर। ऑपरेटर सीख लिए हमने, फॉर लूप देख लिया, प्रेसिडेंस के बारे में बात कर ली, वेरिएबल स्कोपिंग के बारे में बात कर ली, हमने फॉर लूप के फ्लो को देख लिया, ऑपरेटर के अंदर हमने शिफ्ट वगैरह करना देख लिया, हमने बिट वाइज ऑपरेटर्स देख लिए। ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिल गया। हमने 2 क्वेश्चंस भी करके देख लिया आप, ठीक है, जहाँ पे हमें, ठीक है, 100% लोगों को बीट कर दिया अपने सोल्यूशन के रन टाइम एफिशिएंसी से। ठीक है, ये चीज़ें मैं समझ में आ गई। भैया हम तो बहुत सारे क्वेश्चन करने की कह रहे थे इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी होने के कारण वो क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, अगर आपका मन है कि नहीं यार मेरे को तो अभी करनी है, अभी फ्लो बना पड़ा है, तो वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन कर देता हूँ, आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लिंक्डइन कह रहा हूँ, लीड कोड का ये वाला क्वेश्चन करेंगे, रिवर्स इंटीजर। आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मुझे वो लिखने की नीड भी नहीं है, पर लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट ऑफ बेस 10 इंटीजर, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बेस 10 इंटीजर, फिर नंबर कॉम्प्लीमेंट, फिर आपको एक और क्वेश्चन करना है जहाँ पे आप बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कि जैसे आपको मान लो 1010 देखा हो तो उसका आंसर 10 आ जाए, या 0010 देखा हो उसका आंसर 2 आ जाए, या 0101 देखा हो तो उसका आंसर 5 आ जाए। और इसका उल्टा भी करना है आपको, एक कोड करना है जहाँ पे आप डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करेंगे। जैसे आपको मान लो 11 देखा हो तो आप 1011 निकाल दें। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स करेंगे, जहाँ पे एक्स इज एन इंटीजर। ठीक है, और जो आप स्क्वायर रूट निकालेंगे उसमें डेसिमल के आगे वाला प्लाट निकालने की नीड नहीं है, आपको सिर्फ अपना इंटीजर निकाल देना है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि √2 निकालो तो आप 1.414 ऐसा निकालने की नीड नहीं है, या फिर जो भी आपका, सिर्फ आप इंटीजर पार्ट दे दें कि 1 बोल दें, बस बहुत है, डन है। इतना पार्ट करना है आपको। इतना कर लिया आपने, एक क्वेश्चन और कर लो।
जिसमें आप पावर निकाल के दे दो मुझे, पावर ऑफ a, b, ये वाला क्वेश्चन। तो ये वैसे तो मैं कराऊंगा अगली वीडियो में, जो अगला ट्यूटोरियल आएगा, बट अगर आप चाहते हैं बिफोर हैंड करना तो आप ये सारे क्वेश्चन पहले से कर सकते हैं, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कॉन्सेप्ट में बहुत सारे डिस्कस कर लिए। अगर आपको मजा आया तो आप बता सकते हैं कि भैया मजा आ गया। इसमें तो बहुत सारे एमसीक्यू वाले क्वेश्चन भी थे, उन सब के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दिख जाने चाहिए, तभी मुझे पता लगेगा आप कितने इंटरेस्टेड हैं कोर्स के अंदर। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो मिलेंगे आपसे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। लेंथ बहुत बड़ी हो रही है आजकल वीडियोस की, इसका कुछ सोचना पड़ेगा यार, है ना। बुढ़ापा बहुत आ चुका है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए